बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस वी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैक बोर्ड क्लास 10th विज्ञान के मॉडल सेट का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आपके लिए जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बात को गवाही शुरू करेंगे आज की हमारी वीडियो को। देखिए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हर एक सब्जेक्ट का सोल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। देखिए सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी बात है भाई, सब्सक्राइब करोगे तो आपका फायदा होगा, नहीं करोगे तो आपका लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि एक क्लिक ही करना है भाई, बस एक क्लिक से आपका कुछ जाएगा नहीं, उल्टा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपके एग्जाम के लिए। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए बिना किसी बात को गवाही शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का साइंस का, ठीक है, क्लास 10 साइंस का हम लोग मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 30 टॉप ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे फुल एक्सप्लेन के साथ। आपको एक एक चीज को समझा के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। देखो भाई रटोगे तो घटोगे, ठीक है, इसीलिए रटना नहीं है, समझते हुए चीजों को याद करना है। ठीक है, देखिए आप लोगों को समय जो मिलेगा दोस्तों 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा और आपका टोटल मार्क्स जो रहेगा दोस्तों 80 मार्क्स का लिखना होगा। ठीक है, और 20 नंबर तो आप लोग को स्कूल की तरफ से दिया ही जाएगा, उसको तो पता ही है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको क्या है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, अनंत 25 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना दोस्तों, कितना होती है, 0 होता है। क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, देखिए जिस क्वेश्चन को आपको हमको लगेगा कि नहीं आपको समझाना रहेगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद जब आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगा ना, पूरे एकदम ट्रिक से बताऊंगा, पूरे ट्रिक बताऊंगा, मोई ट्रिक बताऊंगा, पुष्पराज ट्रिक बताऊंगा, हर साल की तरह इस साल भी मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराऊंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ये वस्तु की स्थिति क्या है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसको समझिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब, यानी कि अवतल दर्पण से क्या बन रहा है दोस्तों, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और समान, ठीक है, आकार का है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन में दिख गया समान, ठीक है, तो आपको समझ जाना। देखिए अवतल दर्पण का एक ही कंडीशन होता है, अवतल दर्पण का एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन रहता है, ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है दोस्तों, वस्तु के समान बनते हैं। मान लीजिए 1 मीटर का वस्तु कोई है, ठीक है, एक और 1 मीटर का वस्तु को अगर हम लोग अवतल दर्पण के सामने रखता है तो वो उतना ही वस्तु का दिखेगा, मतलब उतना ही मीटर का दिखेगा। ठीक है, मतलब समान समान दिखेगा। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है दोस्तों, उसमें समान बनता है। ठीक है, समान कहाँ कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रहता है, जब वस्तु स्थित रहता है आपका सी पर, यानी कि वस्तु जो रहता है आपका वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर जब वक्रता केंद्र रहता है, वस्तु स्थित रहती है, तब जाके अवतल दर्पण में अगर देखते हैं तो उसका क्या होता है, जो आकार होता है वो समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी पर। ठीक है, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी पर। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। देखिए आपके पास ये मीडियम दिया है, तेल, पानी, वायु और कागज। तो इनमें से आपको बताना है कि किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलती है। ठीक है, तो देखिए वायु में जो होती है ना दोस्तों, प्रकाश सबसे तेज गति से चलती है। ठीक है, तो यानी कि लाइट का जो स्पीड होता है दोस्तों वो वायु में सबसे ज्यादा होता है, एयर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा कुछ इस चैनल से सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि एक लेंस की क्षमता कितना दिया है, -4 है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर कितना दिया, बोलिए जरा, -4 दिया है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एफ हम लोग का क्या है, वाट है, मतलब कुछ नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं एफ निकालने का, एफ निकालने का फॉर्मूला होता है 1/p। क्या होता है फॉर्मूला, 1/p। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पी का वैल्यू पुट करेंगे। पी का वैल्यू क्या है, -4 का 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग 1 से भगा दे देंगे। तो इस टाइप से हम लोग भगा दे देंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। ठीक है, हम लोग फिर से 0 ले आए तो हम लोग 0 मिलेगा हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 4 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या निकले, 0.25। तो यहाँ पर क्या निकले, 0.25। तो यहाँ पर साइन किया था माइनस में था, तो हम यहाँ पर हम लोग माइनस निकाल दिया, यानी कि टोटल क्या निकला, -2 0.25। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे,
जाएंगे, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी में हम लोग के पास ऑप्शन है 0.25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को फिर से समझा देता हूँ। देखिए हम लोग के पास पी दिया है 4, ठीक है, -4, और एफ हम लोग को निकालना, तो एफ बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/p। तो हम लोग क्या 1/p के 1/4, 4 को हम लोग डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, 1 से, तो 0.0 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर फिर से हम लोग पॉइंट लिए 0 मिलेगा, तो 5 4 5 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25। तो बस इसी टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो आपको इसी टाइप से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 5 हमसे पूछ रहा है कि मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या है। ठीक है, परिवर्तन क्या कारण है आपको बताना है। तो मानव नेत्र में जो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कर्निया, आइरिस, सिलियरी मांसपेशी और पुतली। ठीक है, मानव नेत्रों में जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है ना दोस्तों, किसके कारण होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा होता है। ठीक है, उसके कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशी। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यहाँ पर पूछा है कि दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है, कि दूरदृष्टि दोष को और किस नाम से जानते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद और प्रेसोबिपिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घदृष्टि दोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, दूरदृष्टि दोष को दीर्घदृष्टि दोष भी बोलते हैं। उसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं दूरदृष्टि दोष को। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को हम लोग किससे जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं दूरदृष्टि दोष को। ठीक है, अगर हम लोग के पास आप लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष पूछता है तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मायोपिया, क्योंकि मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा इजी है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर बताना है। इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सुंदर सा कमेंट भी कर देना आंसर के साथ कि आप कहाँ से हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त कहाँ से पढ़ाई करके टॉपर बनने का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में टॉप करने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपना जगह का नाम जरूर लिख दीजिएगा और कहाँ से आप वो भी बता दीजिएगा। ठीक है ना, प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है वोल्ट, फैराडे, एम्पियर और ओम। तो आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो 7 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। देखिए टंगस्टन का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसमें किया। चलिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कि धातु निष्कर्षण में, या फिर बिजली के बल्ब में, या फिर कुचालक में, या फिर वस्त्र निर्माण में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले टंगस्टन कहाँ यूज होता है, सबसे पहले आप उसको जानिए। ठीक है, तो टंगस्टन कहाँ यूज होता है। आप लोग देखिए घर में बल्ब जलता है, आपका घर में बल्ब जलता है, और बल्ब जो रहता है दोस्तों, बल्ब में इस टाइप का देखिएगा बीच में तंतु बना रहता है। ठीक है, और ये जो तंतु रहता है दोस्तों, ये जो तंतु रहता है कौन से मेटल का रहता है दोस्तों, ये टंगस्टन का रहता है। कौन सा मेटल का रहता है, टंगस्टन का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, बोलिए जरा। तो कहाँ किया जाता है टंगस्टन का उपयोग, तो बिजली के बल्ब में होता है उपयोग टंगस्टन का। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है दोस्तों, कहाँ से निकलती है, वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ठीक है, तो मैग्नेट का कितना पोल होता है, 2 पोल होता है, कि एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो निकलता कहाँ है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ठीक है, इनमें से आपके पास ऑप्शन है कि एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और सीएनजी कौन जो है जो हमारे परम ऊर्जा के स्रोत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सौर ऊर्जा जो है, यानी कि सौर ऊर्जा जो है दोस्तों हम लोग का हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, यानी कि अनलिमिटेड, प्राकृतिक रूप से अनलिमिटेड ऊर्जा मिलती है दोस्तों सौर ऊर्जा से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जस्ट अभी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का सलूशन बता रहा हूं, जस्ट इसके बाद आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का सलूशन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का सलूशन आएगा, बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहे हैं कि रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को जो हम लोग संतुलित करते हैं वो उसको किसके कारण करते हैं आपको बताना है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, या फिर स्थिर अनुपात का नियम के कारण, या फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कारण, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के कारण। तो देखिए रासायनिक समीकरण को जो हम लोग संतुलित करते हैं दोस्तों, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन 12 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि Fe प्लस CuSO4 क्या बन रहा है, Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, Fe था, ठीक है, प्लस CuSO4 था। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर जो Cu था, SO4 के साथ जो Cu था उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, उसके जगह क्या बैठ गया, Fe खुद बैठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी आपका कंडीशन रहे, ठीक है, इस प्रकार का जब भी रिएक्शन रहे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Fe क्या किया, SO4 के साथ ज्वाइन हो गया और Cu को क्या किया, अलग कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी आप लोग के साथ अभिक्रिया आपको मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको जब भी
कहीं भी आपको अभिक्रिया मिलेगा तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन ही होता है कि कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्वों को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन 13 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि H प्लस आयन, ठीक है, की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? तो आपके पास पदार्थ दिया है जठर रस, नींबू रस, शुद्ध जल और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जब H प्लस रहता है, ठीक है, तो क्या उत्पन्न होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है, H प्लस आयन होता है तो अम्लीय होता है, और जब OH माइनस आयन होता है दोस्तों तो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। ठीक है, वो क्षारीय होता है। अब अम्लीय कहाँ होता है, क्षारीय होता है, पहले वो समझिए। देखिए आप लोग जानते हैं पीएच स्केल, पीएच स्केल का परास कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 से लेकर 14 तक रहता है। ठीक है, बीच में क्या रहता है? 7 रहता है। ठीक है, बीच में क्या रहता है? 7 रहता है। ठीक है, अगर 7 से कम रह गया, ठीक है, अगर 7 से कम रह गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर 7 से रह गया, अगर 7 से कम रह गया तो क्या हो जाएगा? अम्लीय रह जाएगा। ठीक है, अगर 7 से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से पदार्थ में सबसे अधिक अम्लीय है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू समझिए। देखिए जठर रस का जो पीएच मान होता है, जठर रस का कितना होता है? 1.2, नींबू का क्या होता है? 2.2, और शुद्ध जल का 7 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 होता है। ठीक है, तो सबसे कम किसमें है आपको बताना है, सबसे कम किसमें आपको बताना है। देखिए सबसे कम किसमें? 1.2, यानी कि किसमें हो जाएगा? जठर रस में क्या हो जाएगा दोस्तों? आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। ठीक है, यानी कि जठर रस का क्या होता है? पीएच वन क्या होता है? 1.2 होता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर 1 है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन 14 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि पदार्थ ए बी सी डी, ठीक है, यानी कि ए भी एक पदार्थ है, बी भी है और सी भी है और डी भी एक पदार्थ है। ठीक है, जिसका पीएच मान क्रमशः इतना दिया, यानी कि ए का मान 5 दिया है, बी का मान 8 दिया है और सी का मान 10 दिया है और डी का मान 13 दिया है। तो उपयुक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? ठीक है, तो अम्ल कब बताए? पीएच स्केल बताए कहाँ से रहता है? 0 से लेकर 14 तक रहता है। अगर बीच में क्या रहता है? 7 से कम रहता है तो अम्लीय रहता है। ठीक है, 7 से ज्यादा रहता है तो क्षारीय रहता है। तो 7 से कम कौन है यहाँ पर? क्या है? 5 है। ठीक है, और 5 में क्या है? ए है। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ सबसे अम्लीय हो जाएगा? यहाँ पर ए सबसे अम्लीय हो जाएगा, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक में किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो NaCl, यानी कि साधारण नमक का, सोडियम क्लोराइड का उपयोग, ठीक है, अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 15 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, NaCl। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ऑप्शन है आपके पास CO2, L2O3, Na2O3 और Fe3O4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है दोस्तों उसमें क्या रहता है? वो उसमें अम्लीय गुण भी रहता है, ठीक है, और उसमें क्षारीय गुण भी रहता है। ठीक है, अम्लीय गुण भी रहता है और क्षारीय गुण भी रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। Al2O3 क्या हो जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है? ठीक है, तो किसी भी तत्वों में जिसका अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 8 में प्रवेश करता है, ठीक है, 8 में अगर घुसता है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस के समूह में आता है। ठीक है, एक लास्ट में 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है 281 है, नहीं, सोडियम हो जाएगा 11, इसका नहीं होगा। 287 इसका हो जाएगा, क्लोरीन 17 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 28, यानी कि लास्ट में क्या है? 8 है। तो ए लास्ट में अगर 8 आ गया तो लास्ट में 8 2 और 8 कितना होगा? 10 होता है। 10 किसमें होता है दोस्तों? नियन में होता है। किसमें होता है? नियन। और नियन जो रहता है दोस्तों उत्कृष्ट गैस का समूह का एक तत्व है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 18 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर CH4, C2H6, C2H2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? C4H10 यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले समझना सीखिए, ठीक है, पहचानना सीखिए। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक होता है, ठीक है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या होता है? एक संतृप्त और एक असंतृप्त। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन जो रहता है कार्बन से डबल से जो ज्यादा रहे, यानी कि कार्बन का जो डबल जितना रहेगा उससे 2 ज्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पर C2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो रहेगा कार्बन का डबल क्या है? यहाँ पर 2 है। कार्बन क्या है? इसमें 2 है, तो कार्बन का डबल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से 2 ज्यादा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? C2H6 क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 फंडा चलता है। क्या? ठीक है, 2 फंडा चलता है। क्या होता है? अगर डबल रहे, ठीक है, अगर डबल रहे तो भी असंतृप्त रहेगा, अगर डबल रहे तो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अगर डबल से 2 कम भी रहे, डबल से अगर 2 कम भी रहे तब भी क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? CH4 है। ठीक है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर 4 है, ये तो नहीं होगा, हटा देते हैं। ऑप्शन बी में अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H6। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पहले तो 2 है, C2 है और यहाँ पर 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से 2 ज्यादा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या टोटल 6। तो ये क्या हो जाएगा? ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। पर हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब पूछा है तो क्या बोले कि डबल भी होगा तब भी जाके क्या हो जाएगा? असंतृप्त होगा। यहाँ पर डबल से अगर 2 कम भी होगा तब भी जाकर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C2H2 अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर C2H4 रहता तो भी हम लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता, और यहाँ पर अगर C2H2 है तभी हम लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बोले, डबल से अगर 2 कम भी रहे तब भी क्या हो जाएगा, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है, और कार्बन का डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 से अगर 2 कम तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो C2H2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, C2H2। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि HCHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। देखिए, तो CHO, ठीक है, CHO क्या है, एक प्रक्रियात्मक समूह, एक फंक्शनल ग्रुप है, और CHO को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन 20 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि दिए गए तत्वों में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होती है। आपके पास ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पोटेशियम की जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो लिथियम के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है आपको बताना है। अमीबा में जो पोषण होती है दोस्तों, वो प्राणी समभोजी पोषण होता है। ठीक है, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि शोषण प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, शोषण प्रक्रम में, यानी शोषण की क्रिया में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है आपको बताना है। तो कहाँ होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, शोषण की क्रिया के कारण क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, विखंडन होता है, टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन 23 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। तो कौन सा हार्मोन जो है वो उपापचय का नियमन करता है, यानी कि पालन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है दोस्तों शरीर की वृद्धि के लिए वो उपापचय का नियमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थायरोक्सिन। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन 24 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि मानव में सभी अनिश्चित क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है दोस्तों आपको बताना है। तो कहाँ से होता है, देखिए मानव में सभी अनिश्चित क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है दोस्तों, वो कहाँ से होता है, तो वो कहाँ से होता है दोस्तों, वो मेडुला से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन 25 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कुछ इमेज दिया है, और इसे देखकर आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार का जनन हो रहा है। तो आपको ऑप्शन है विखंडन, खंडन और पुनर्भवन, और यहाँ पर मुकुलन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों ये जो चित्र है ना, ये कौन से जनन को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो पुनरुद्भवन है ना, ये पुनरुद्भवन इसको इस जनन को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि 25 का ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि इंग्लिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है आपको बताना है। तो निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, वो अंडवाहिका में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, अंडवाहिका में होता है, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है तो किसके कारण होता है। तो आपको बताना है, तो किसके कारण होता है यहाँ पर बताना है। तो देखिए, केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता के डीएनए से, नौ पिता के डीएनए से, नौ माता के डीएनए से। देखिए, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है ना दोस्तों, तो वो माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है आपको बताना है। तो किस प्रक्रिया से मुक्त होती है, तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से क्या होती है दोस्तों, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति से प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि हरे पौधे की पत्तियों प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। तो कितना परसेंट खर्च करने करती है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो 1% जो है वो खर्च करती है, वो किसमें करने के लिए, वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए 1% सिर्फ यूज करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मॉडल पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन आएगा हर एक सब्जेक्ट का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम सारे दोस्तों को शेयर कर देते हैं। तो क्वेश्चन 32 हमसे यहाँ पर पूछा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। ठीक है, यानी कि कौन सा चीज का प्रयोग करें कि पर्यावरण के लिए हमारा लाभदायक रहे, यानी कि कोई भी प्रदूषण ना फैले। तो ऑप्शन ए में है थर्माकोल के डिस्पोजल का यूज करना, प्लास्टिक के डिस्पोजल का यूज करना, मिट्टी के डिस्पोजल का यूज करना, कागज का डिस्पोजल का यूज करना। तो हमेशा याद रखिएगा, पर्यावरण को
मुक्त मतलब शुद्ध रखने के लिए ये सब थर्माकोल, ठीक है ना, ये सब प्लास्टिक का यूज़ करना नहीं अच्छा होता है, ठीक है। कौन सी चीज़ का यूज़ करना हम लोग के लिए अच्छा होता है, तो कागज़ के डिस्पोज़ल का, क्योंकि इसको हम लोग फिर से जला भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कागज़ के डिस्पोज़ल। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों का मॉडल सेट 1, ठीक है, आप लोगों का मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए एमसीक्यूज़ टाइप का, ठीक है। 30 टॉप एमसीक्यूज़ क्वेश्चन था जिसको हम लोग अभी देख लिए। बस आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। सारा कुछ इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।